प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने वृद्धि संधि का अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि वृद्धि क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या है और वृद्धि संधि करने वाला नियम क्या है। लेकिन दोस्तों, मैंने जब खुद अपनी वीडियो देखी तो उसमें मुझे एक त्रुटि आई। पहले हम उस त्रुटि को सही कर लेते हैं। देखिए, क्या त्रुटि थी? उसके लिए पहले हम थोड़ा-सा बेसिक कर लेते हैं और बेसिक में जाते हैं पहले प्रत्याहार। प्रत्याहार जो कि हमारे 14 हैं, प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र जो कि हमारे 14 हैं, जो स्वर और व्यंजन में विभाजित है। तो 14 है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर का सूत्र स्वर वर्ण में निहित है। तो देखिए, अ, उण, ऋ, ऋक, ए, ओ और आई। तो ये सूत्र है आपका पहले नंबर का। एक मिनट रुकिए, पहले मैं इसका कलर चेंज। ये देखिए, ये है पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का सूत्र और ये चौथे नंबर का सूत्र है। तो पहले नंबर में क्या आया? अ, ई, उण। दूसरे सूत्र में रि, ऋक। तीसरे सूत्र में ए, ओ और चौथे में आई और फिर। ठीक है। प्रत्याहार, ये शब्द बहुत रिपीट हुआ है हमारी वीडियोस में लास्ट वीक। तो आज पहले थोड़ा इसका ज्ञान ले लेते हैं क्या है। देखिए, अच, ऐसा ये प्रत्याहार बहुत रिपीट हुआ। इक, ये प्रत्याहार बहुत रिपीट हुआ। और सवर्णी, ऐसा ये एक शब्द रिपीट हुआ। तो पहले अच देख लेते हैं क्या है। मैंने क्या कहा? अच मतलब कि पहला पूर्व वर्ण और च ये है आपका अंतिम वर्ण। तो इस प्रत्याहार, इन माहेश्वर सूत्र में देखिए कि अ कहाँ है और च कहाँ है। देखिए, पहले सूत्र में हमें स्टार्टिंग में ही अ मिल गया और चौथे सूत्र में हमें लास्ट में ये च मिला। अ और ये च, यानी कि ऐसे अ, ये च, क्या बन गया ये? अच प्रत्याहार बन। अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार अगर कोई बोले व्याकरण शास्त्र में कि अच, तो मतलब वो स्वरों के विषय में है या अपने शिष्य से स्वरों के विषय का करने वाला है। तो अच में क्या आएगा? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ और आई, औ। ध्यान दीजिए, मैंने ये अंतिम वर्णों के बारे में उच्चारण किया ही नहीं, जैसे कि अणा, क, ङ और च। चूंकि ये हलंत रूप में दिख रहे हैं, इन्हें इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है और इत संज्ञक वर्णों को वर्णमाला के अंतर्गत गिना नहीं, स्वीकार्य नहीं है ये। तो ये क्यों लिखे गए? ये मात्र प्रत्याहार बनाने के लिए यूज किए जाते, उपयोग किए। तो आप देखिए, अच में कितना है? एक, दो, चार, पांच, छह, सात, आठ। तो संस्कृत व्याकरण में अगर स्वर पूछे कितने स्वर, नौ। ये तो रही अच की। वृद्धि पर आते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा वृद्धि संज्ञक सूत्र, अर्थात वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र और उसके वर्ण। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? वृद्धि रा दैच, जिसमें से ये ऐच एक प्रत्याहार निकला। और अगर ऐच ये प्रत्याहार देखें यहां, तो मैंने क्या बताया? आई मतलब आई देखें इसमें, और च मतलब लास्ट का च देखें, और उसके अंतर्गत आने वाले वर्ण देखें, वही ऐच है, मतलब वही वृद्धि संज्ञक वर्ण है। देखिए, ये रहा आई, चौथे नंबर का सूत्र है आई, और ये रहा च, मतलब, और च गिना नहीं जाएगा, मतलब आई और औ। ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए? आई आए और ओ आए। और आठ, आठ अर्थात आ है ही, मतलब वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हुए? आ, आई और औ। लेकिन ऐच की स्पेलिंग क्या है? ये है ऐच। देखिए, यहाँ पे द के ऊपर दो मात्राएं हैं, अर्थात दो पद है, अर्थात दो आई की मात्रा जो है दो से इंगित होती है। तो ये दो मिल गई आप। वृद्धि संधि सूत्र देखिए, वृद्धि रे ची। अब र पे एक है,
और यहाँ द पे दो है, तो इसका मतलब ये आई है और आई हम ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे ए है अर्थात हम ए ऐसे लिखते हैं। और एच देखेंगे तो एच का मतलब ये रहा ए और ये रहा च, अर्थात ये आई है और ये ए है, दोनों में फर्क है। आइच कहते हैं दो वर्ण आएंगे और एच कहने पर चार वर्ण आएंगे। कौन कौन से? ए ओ आई आउट, ये देखिए ए ओ आई आउट, ये संधि सूत्र में आया एच और संज्ञा सूत्र में आया आइच। तो लास्ट वीडियो में एच और आइच दोनों अलग है, तो उसके अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या में भी फर्क आएगा। दोनों जगह पे एच ही लिखा गया, उच्चारण में सही कर रही थी लेकिन लिखा जा रहा था दोनों जगह एच। तो एक तो इस रूप को सुधार लिया जाएगा, अर्थात वृद्धि संज्ञक सूत्र आएगा आइच और संधि में संधि सूत्र में आएगा एच, क्योंकि एच के अंतर्गत आएंगे चार वर्ण और आइच के अंदर आएंगे दो वर्ण। इस बात को अच्छे, अब हम यण संधि की तरफ बढ़ते हैं। यण संधि फिर से बेस देख लेते हैं, क्योंकि बेस का स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। मकान को खड़ा होने के लिए बेस अर्थात नींव का स्ट्रोंग होना, फिर आप नींव बनाते रहे बिल्डिंग, ऐसे प्लेटफॉर्म का तैयार होना बहुत जरूरी है, फिर दोहराते रहे गाड़ी। तो यहाँ भी हम पहले अपने नींव स्ट्रोंग कर लेते हैं, अर्थात प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहती हूँ हम पहले ये जान लें कि यण क्या है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि यण क्या है तो यण संधि आसान हो जाएगा। देखिए यण संधि कर रहे हैं, फिर से महेश्वर सूत्र की तरफ चलते हैं। हमने बताया कि 14 महेश्वर सूत्र हैं जिसमें से हमने 4 का अध्ययन कर लिया। अब आते हैं आगे, अगर जब हम बढ़ते हैं तो पांचवा और छठे नंबर का महेश्वर सूत्र। पांचवा क्या है? देखिए अ च प रट। फिर छठे नंबर पे है लड़। इस संज्ञक वर्णों को हम गिनेंगे ही नहीं, तो हमारे पास क्या बचा? आ य व र और ल। क्योंकि हम यण संधि कर रहे हैं, यण के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो यण क्या है? प्रत्याहार। और प्रत्याहार की फिर से वही नियम कि आप ये स्टार्टिंग वाला लेटर देखिए अर्थात वर्ण देखिए और अंतिम वाला वर्ण देखिए। अब देखिए इस स्टार्टिंग और अंतिम वाला वर्ण का, मेरा स्टार्टिंग वाला और लास्ट को हम गिनेंगे नहीं, चाहे इसका हो और चाहे इस वाले सूत्र। तो इसमें कौन कौन सा है इसको नहीं लेना, क्योंकि यह हण नहीं है, यण है, तो इसको छोड़ देंगे। ज प र और अर्थात यण एक प्रत्याहार है और जिसके अंतर्गत व्यंजन आते हैं जिन्हें अर्ध व्यंजन अर्ध स्वर कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आए? ज व र और फिर य व र ल। हिंदी में आपको यरलवा मिलता है और संस्कृत में है यवरल, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में यवरल यही सीक्वेंस है। तो संस्कृत वाले बच्चों को यण अर्थात यवरल यही सीक्वेंस। संधि कर रहे हैं यण, यण हम जान चुके, तो अर्थात इस संधि में अब हमें यण ही करना है। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद में आए वर्णों के योग पर जब हम संधि करेंगे तो वहां हमें या तो य करना है या व करना है या र करना है या फिर ल करना है। देख लेते हैं पूर्व पद में क्या आएगा और उत्तर पद में। यण संधि सूत्र, सूत्र आया ई को यण ची। अब इस सूत्र में जब मैं पद विच्छेद करूंगी तो मुझे मिलेगा एक यण और अच। तो अच तो हमने पहले जान लिया, यण भी हमने यहां से ही जान लिया, और इक बारे में थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। इक अर्थात आपको ई देखना है और क देखना है। देखिए ई कहाँ मिला? ये देखिए पहले नंबर के सूत्र के अंतर्गत हमें यहां से ई मिल गया ये, और दूसरे नंबर के सूत्र अंत में यहां मिल गया हमें क, अर्थात यही प्रत्यय। अंतिम वर्ण को आप त्याग दीजिए, आपके पास कौन कौन से वर्ण आए? ई उ री
ठीक है, देखिए इक अर्थात ई उ री और फिर रे, ये 4 वर्ण आ गए। यण, यवर्ण और अच हमने पहले पढ़ लिए थे, अर्थात सारे स्वर। तो यही ये संधि सूत्र कहता है, इको यण अच, अर्थात इक को यण कर दो, कब? जब आगे में अच आए, अर्थात स्वर आए तो। यानी कि इक में कितने? 4, तो आदेशित वर्ण भी कितने? 4, अर्थात इसको ये करेंगे, उ को व करेंगे, री को र करेंगे और री को ल करेंगे। देखिए कैसे, यहां समझते हैं। इक को यण करना है कब? जब आपके पास अच आए। देखिए इक में क्या था? ई उ री री, इनसे इनके ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों को समझा जाए, अर्थात ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व री दीर्घ री और री। और आगे क्या है? अच, अर्थात असमान स्वर आए। समान स्वर अर्थात सवर्ण, जो हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था, अकह सवर्ण। अक के अर्थात अक और उसके पश्चात भी अक आए तो दीर्घ कर दो, लेकिन यहाँ पे समान वर्ण नहीं लिखा है, असमान लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर ई के असमान और समान का अर्थ है क्या? सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, दोनों जगह सेम वर्ण आए, और असमान का मतलब होता है कि पूर्व में अलग और पर में अलग, इसलिए असमान लिखा गया। अर्थात ई के आगे पुनः ई आ जाएगा तो वो दीर्घ संधि में जंप कर जाएगा, नियम। उ के आगे पुनः समान वर्ण उ आ जाएगा, फिर से दीर्घ संधि का नियम लागू हो जाएगा। री के आगे पुनः री आ जाएगा, समान वर्ण आने पर फिर से दीर्घ संधि में जंप कर जाएगा। और री जो कि री और री आपस में समवर्णी है, फिर से पुनः हम दीर्घ संधि के अंतर्गत जंप कर जाएंगे। तो दीर्घ संधि के नियम से बचने के लिए यहां कहा गया असमान। ई के बाद स्वर तो आए, लेकिन समान रूप में ई ना आए, इसके अलावा अन्य स्वर आ जाए। और स्वर कितने देखे थे हमने? 9, अर्थात 9 में से एक जो उसका समवर्णी हो वो ना आए, बाकी 8 में से कोई भी आ जाए, ये मतलब है। ऐसे ही ऊ में है, अब 9 में से ऊ तो होगा, ऊ ना आए, बाकी 8 में से कोई। री के सामने री ना आए, अर्थात बाकी 8 में से कोई भी आ जाए। ऐसे री के सामने री ना आए, बाकी 8 असमान। पर क्या कर दो? ई को यण, अर्थात इक को यण करेंगे, मतलब ई को कर देंगे या, ऊ को करेंगे व, री को करेंगे र और लरी को। ध्यान रहे, इक और अच आने पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होकर यण नहीं होगा। केवल इक के सामने अर्थात पर पद में अच आने पर इक को यण होगा। इक को यण होगा, दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश नहीं होगा, अर्थात पर वर्ण तो केवल शर्तों को पूरा करने के लिए आया है, नियम को पूरा करने के लिए आया है, कि ताकि ये यण संधि के अंतर्गत रहे। जो भी संधि विच्छेद आपके साथ इक के स्थान पर ही यण, तो ई का क्या कर देंगे? या। इको को क्या करना है? यण, अर्थात ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल। तो ये तो रटने वाली बात हो गई। रटिए नहीं तो कारण बताती। एक तो ये देखिए, यहां सीक्वेंस देखिए, ई उ री री, ध्यान से देखिए, ई के बाद क्या आया? उ, फिर री और फिर री, ठीक है। और यहां क्या आया? ज व र और फिर ल। अब इधर देखिए, ई उ
री री, यही सीक्वेंस था। और नीचे यण का क्या सीक्वेंस था? य व र ल। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्णमाला जो महेश्वर सूत्रों में निहित है, इक के स्थान पर यण ही हो, क्योंकि उनकी व्यवस्था ही ऐसी है। स्वरों की व्यवस्था में ई के बाद ऊ ही आ रहा है और री के बाद री ही आ रहा है। और यहां जब हम यण देखते हैं तो यहाँ पे इक में ई स्टार्टिंग में आया और यण में य स्टार्टिंग में आया, और इसका सीक्वेंस ये है और यण का सीक्वेंस ये है, अर्थात व्यवस्था, क्रम व्यवस्था होने की वजह से। एक कारण। दूसरा कारण, इनका इनका आपस में उच्चारण स्थान भी, जैसे ईचू यशानाम तालु, तो इसमें ई आया जिसमें हम ह्रस्व दीर्घ दोनों रूपों को लेते हैं, और य, तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो? तालु हो गया। उपु पद मानिया नाम ओष्ठो, तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और वकार से दंतोष्ठम, अर्थात यहाँ पे व भी बोलने के लिए हम दोनों का उच्चारण स्थान सम। रीटू रसाना मूर्धा, तो री अर्थात री और री, दीर्घ री दोनों, और र दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। और री तुलसा नाम दंतः, अर्थात री और ल दोनों वर्णों का उच्चारण, तो उच्चारण स्थान समान होने की वजह से, क्रम व्यवस्था होने की वजह से पक्का पक्का ई का य ही बनेगा, ऊ का व ही बनेगा, री का र ही बनेगा, और री का ल आदेश। हाँ, तो इसीलिए इन्होंने कहा को यण अची, अर्थात इक को यण करना है कब? जब आगे अच स्वर आए, समान नहीं होना चाहिए। तो यहां हमने नियम समझ लिया अच्छे से। अब इसको यहां हम देखते हैं कैसे। देखिए, प्लस धन जिसे कहते हैं, पूर्व में, यहाँ पे पूर्व पद में हमें अंतिम वर्ण क्या मिला? देखिए, अभी लिखा है, वहां पे ई की मात्रा है, अब ये, और पूर्व पद में ऊ आया, तो ई का क्या करना था? ज, क्या करना? तो में से ई जगह पर या आ गया, इस पूर्ण करने के लिए कोई स्वर नहीं था, और ये विश्व ऊ, ताकि ये यह पूर्ण हो सके, और बना अभ्युदय। ठीक। अब देखिए, स में क्या है? ये ई का उदाहरण, ऊ, विश्व ऊ, तो विश्व आए, दीर्घ आए, ऊ का व बनेगा, ऊ का व बन गया, तो ये अर्ध रूप में आया स, ऊ की जगह पे व, इस आ ने इसको पूरा किया, और फिर ह, क्या बन गया? स्वाहा। ये वही स्वाहा शब्द है जो अक्सर आप लोग अपने घरों में यज्ञ करते समय स्वाहा स्वाहा ऐसे बोलते हैं। तो ये स्वाहा शब्द यण संधि से बना, अर्थात पद है। मातृ आज्ञा, के नीचे री आया, ये, और री का क्या करना है? करना है। और यहाँ देखिए, समान स्वर नहीं है, असमान, तो री का रा करना है ना। ये देखिए, माँ, तो क्योंकि री तो हमने निकाल दिया, र, ये र अर्ध, और इस र को ए, दीर्घ आ और ज्या, तो बन गया मात्राज्या, जिसे आप अक्सर पुस्तकों में इस रूप में देखते हैं, मात्राज्या। ठीक है। री प्लस आकृति, री, री की जगह पे क्या होगा? ल, और आगे क्या मिला? आ। बस री के स्थान पे ल करना है, ये कर दिया, और इस अर्ध ल को पूर्ण किया, दीर्घ आने, और फिर बन गया आकृति। तो ये इस तरीके से हमने अपनी संधि के नियम को सीख लिया। अब हम इसका अभ्यास, रधि देखिए, पूर्व में आपको यही वर्ण मिलेंगे, क्योंकि नियम यही तो है
इक के ही स्वर मिल रहे हैं, इक के ही स्वर मिल रहे हैं और यहाँ पे असमान स्वर मिल रहे हैं। द, ध, ई का क्या करेंगे? य, य और इसको पूर्ण किया इस अ ने और बन गया द। ठीक है, आगे देखते हैं। म, ध में क्या है? उ और उ की जगह पे व। तो म, ध, व और इस अ ने पूर्ण किया इसको और री बन गया मध्यवर्गीय। आगे देखते हैं फटाफट। सा, ध में उ है और उ के स्थान पर व और इस ई ने इसको व को कंप्लीट किया अर्थात पूर्ण। ये ह्रस्व है तो हमें मात्रा भी ह्रस्व ही चलानी है। साध विधि मात्री री, री के स्थान पर र, आ, त, ये रहा र और अ ने इसको कंप्लीट किया। ये मात्रा क्योंकि अनुस्वार था। अंश तो धा त्रंशः सभी, सभी और त के में री, ये रहा त आधा, ये रहा री। अब ये उ है तो मात्रा उ और दया बन गया सवितृद्यः। आगे देखते हैं फटाफट। इति अर्थात त में क्या है? ह्रस्व ई है तो ई आधा त, ई के स्थान पर आया य और ये आहा का दीर्घ आ और बन गया इत्याह। गुरु उ। अब देखिए ये जो रू है यहां देखिए र और उ। ठीक, उ के स्थान पर भी क्या करना है? व। तो ये र तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसको पूर्ण करने के लिए कोई स्वर तो है नहीं, तो ये रेफ के रूप में आ जाएगा। देखिए कैसे रेफ के रूप में रहेगा ना। तो अभी हम क्या लिखते हैं? व। व को पूर्ण करने के लिए तो आ स्वर है लेकिन र को पूर्ण करने के लिए नहीं है। तो व, ये दीर्घ आ, ये भी थोड़ा हैंग हो गया। गुरु के आदेश को इसको भी संभाला नहीं गया। अभी रुकिए थोड़ी देर। गुरु का आदेश है आखिर। अब देखिए पूर्वा देश। ठीक है, अब देखिए पितृ पी, त के नीचे री है, फिर से वही त्र, दीर्घ आ और कृति है, बन गया पिता। आगे का देखते हैं फटाफट। मातृ मां, री की जगह पे प्र। अब देखिए आगे क्या है? औ है तो औ की मात्रा ही हमें लिखनी है। मात्रौ कार्यम, मात्रौ कार्यम। अब अति और अधिकम में संधि क्या होगी ये अब आप मुझे कमेंट। हाँ, अति जो कि एक उपसर्ग है, इसमें ई की मात्रा है और उसके स्थान पर हमें य करना है। आचार का दीर्घ आ और चा। ये जो आप न्यूज में, न्यूज़पेपर में अत्याचार है, विरोधियों ने ऐसे अत्याचार किया या इस पर्टिकुलर पर्सन ने करके, ये अत्याचार शब्द यण संधि। अति में फिर से ता में ई है तो आपको यह करना है। अब देखिए पूर्व आगे उत्तर पद में ऊ मिला तो हम ऊ की मात्रा ही यहाँ लगाएंगे। उत्तम, अत्युत्तम, जिसे इंग्लिश में बेस्ट। वधु व, ध में दीर्घ उ तो है ऊ ओ, दीर्घ या ह्रस्व हो, ऊ के स्थान पे करना हमें और दीर्घ आ ने इसको पूर्ण किया तो बन गया वधवा देवा अर्थात वधु का आदेश। अनु उपसर्ग है जिसके अंत में हमें क्या मिला?
ऊ की मात्रा में ना, और ऊ को क्या करना है, व, अन, अन, व, यह, अन, व, यह। ये अन्वय वही है जब हम हिंदी में या संस्कृत में पद्य पढ़ते समय नीचे अन्वय पुस्तकों में भी देखते हैं, और खुद भी जब हम एग्जाम में लिख कर आते हैं अन्वय, ये वही अन्वय है जो यण संधि से बना हुआ पद है। अब री में फिर क्या हो गया, री तो ल की जगह पे क्या करना है, री की जगह पे ल करना है, ये आ इसको पूर्ण कर देता है, और देश, आदेश अर्थात ल आदेशित कर दिया। तो ये थी हमारी यण संधि, जिसके अंतर्गत स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में तो हमने ये पता लगाया कि भाई आइच और एच ये दोनों ही प्रत्यय भिन्न भिन्न हैं, जिसके अंतर्गत वर्ण आते हैं स्वर के, और वो भी भिन्न भिन्न आते हैं। एक में 2 वर्ण आते हैं और एक में 4 वर्ण आते हैं। अर्थात जब हम संधि करेंगे तो आएगा एच वृद्धि में, और जब हम संज्ञा सूत्रों के वृद्धि संज्ञा सूत्रों के बारे में पता, आइच, आइच में आया आई और औ, और एच में आया ए ओ आई औ। एक ये बात हमने जानी। फिर हमने यण संधि पढ़ी। यण संधि में सबसे पहले हमने ये जाना कि क्या है यण संधि, जाना उसके नियम जाने, और साथ ही साथ उसका अभ्यास। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए क्या आपको ठीक लगा, ताकि वीडियो और इम्प्रूव की। आज के लिए